नमस्कार, मैं यशपाल सूर्य समाचार पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एम्स गोरखपुर में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इस दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन भी यहां पर मौजूद रहे हैं। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एम्स पे पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास किया है। 500 बेड की यहां पर सुविधाएं दी जा रही है। 44 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्राम सदन को बनाया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने एम्स गोरखपुर में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ये विश्राम सदन मरीजों और उनके परिजनों के लिए सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था प्रदान करेगा, जो पूर्वांचल के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। इस अवसर पर बीजेपी सांसद रवि किशन, एम्स प्रशासन और स्थानीय नेता मौजूद रहे। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है, और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बाहर आया है 2 आएंगे, लेकिन तो भी होते हैं, किया जाए किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया जाए, यह एक अमानवीय स्थिति है। उन स्थितियों की कल्पना करिए कि अगर वह आज किसी के साथ है तो कल आपको भी उससे गुजरना पड़ सकता है। उन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही अपना मानवीय स्वरूप बनाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो अपने मरीज की पीड़ा के साथ यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त पीड़ा यहां पर मिलती है, उन स्थलों पर मिलती है। और ये अक्सर हमारे चिकित्सा संस्थानों की एक कमी के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। हमारे यहां होता है, पेशेंट आता है पूरे भारतीय, उसमें तो पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट भी आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति अकेले नहीं आता, पेशेंट के साथ साथ 2, 4, 5, 7, 10 लोग तक चले आते हैं। और वे आकर के फिर वहां पर जहां तहां भोजन भी बनाते हैं, फिर उसके बाद गंदगी भी होती है, कहीं पेट्रोमैक्स पे कभी उनके स्टोव में आग लगती है, घटनाएं होती है। और यह कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर उनको रहने की सुविधा हो। मिनिमम यूजर चार्ज आप लीजिए। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, एक डॉक्टर की पहचान उसकी संवेदना होती है। अगर संवेदना नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं होता। जब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी गोरखपुर में थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका सबसे हॉटस्पॉट था। वहां पर ही सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेशेंट आते थे और वहीं पर बड़ी अव्यवस्था देखने को मिलती थी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था। तो उस समय हम लोगों ने वहां पे एक व्यवस्था कराई थी, एक स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के। मैं आज से लगभग 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं, 2005, 6, 7 की घटना बता रहा हूं। हम लोगों ने उस समय प्रारंभ की थी। हम लोगों ने उस समय 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था, 8 रुपए में दाल, चावल, रोटी, सब्जियों से मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दोनों जगहों पर, यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में भी 10 रुपए में दाल, चावल, रोटी की सुविधा आज भी किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को वहां प्राप्त हो सकता है। और क्वालिटी फूड है, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं कि कोई गिल्ड है। मेडिकल कॉलेजेज में जैसे पावर ग्रिड गोरखपुर में, एम्स गोरखपुर में, तो यह
सुविधा केंद्र बना ही रहा है। आईटीआई का भी सहजनवा में विकास कर रहा है, एक नया आईटीआई का निर्माण कर रहा है। लखनऊ में एसजीपीजीआई से टेली कंसल्टेशन की सुविधा जो हब एंड स्पॉक मॉडल पर होगा, मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था और मैंने देखा बहुत अच्छा केंद्र बना हुआ है। अच्छा केंद्र इसलिए बना हुआ है कि जहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में, जिन मेडिकल कॉलेजेज में हमने मॉडल अडॉप्ट किया था कोविड कालखंड में, कोरोना के दौरान हमें जब पता लगा था कि कोरोना का जो वायरस है यह काफी संक्रमण है और ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो हम लोगों ने उसी समय इस बात को अंदाजा लगाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला था कि हर जनपद में आईसीयू जरूर हो, मेडिकल कॉलेजेज में, हॉस्पिटल्स में। अब आईसीयू हो, उसके लिए एक्सपर्ट कौन होंगे? तो उस समय हम लोगों ने सीएम योगी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के हर जिले में आईसीयू की सुविधाएं स्थापित की गई, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एम्स और विश्राम सदन जैसे प्रयास पूर्वांचल को स्वास्थ्य सेवाओं का हब बना रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का ये दौरा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और संवेदनशीलता के संदेश के साथ एक नई शुरुआत का प्रतीक है। 500 बेड का पावर ग्रिड विश्राम सदन पूर्वांचल के मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत का सबब भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ कानूनों को लेकर के विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि संपत्ति के रखरखाव के लिए बनाई गई कार्यकारिणी निकाय है। देश को गुमराह कर रही है, जो विरोध हो रहा है सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? लखनऊ में बीजेपी सांसद और वक्फ विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि संसद में 12-12 घंटे की गहन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये कानून अब देश का कानून बन चुका है। कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड हो गया है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर्स ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाई ईयर ख़त्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें, और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम्स ऑफ राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करता हो। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। जब जब ये गए कि साहब वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप, रिलीजियस में हस्तक्षेप है, आज तक एक भी फैसला जो हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स के हुए, हाई कोर्ट्स के हुए, वो सभी फैसला है कि नहीं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो एक तरह से रखरखाव करती है। तो ये सेटल हो चुका है। जगदंबिका पाल ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि ये वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक्ट के तहत बना एक कार्यकारी निकाय है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि संपत्ति प्रबंधन की बॉडी माना था। कलेक्टर
और अगर डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में तो उसका फैसला आप कलेक्टर से ऊपर सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का करेगा। फिर वही सवाल अगर पिटिशनर की तरफ से सिब्बल या अभिषेक मनी सिंह ही उठा रहे हैं। वक्फ बाय यूजर में हमने रीड प्रोस्पेक्टिव ख़त्म किया है, अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है वहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कोई रोक नहीं लगाई, कोई इस कानून को उन्होंने नहीं रोका। बस केवल एक सरकार को के जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है और 73 पिटीशंस हुई हैं। तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो वक्फ का कानून, संशोधन कानून आया है, सरकार केवल संशोधन लेके नहीं आई, उसने जेपीसी को भेजा। 38 घंटे बैठकें हुई, 38 बैठकों में 113 घंटे बैठकें हुई। दुनिया के हम 284 स्टेक होल्डर से भारत में जाकर के मिले हैं और उसके बाद हमने जो अमेंडमेंट्स किया, सजेशन दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे चर्चा हुई है। इसलिए वो लॉ ऑफ द लैंड है और वो देश के आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, पसमानदा विधवाओं के हाथ में। जगदम्बिका पाल के बयान ने वक्फ संशोधन कानून पर बहस को और भी गरमा दिया है। जहां बीजेपी इसे गरीब मुसलमानों के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो वक्फ को लेकर के लगातार सियासी गहमागहमी जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को लेकर के वक्फ को ढालते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज से अपनी कर्मभूमि 3 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। आज से वे यहां पर रहने वाले हैं। सांसद खेल महाकुंभ का शानदार आगाज भी करते हुए नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिन का मेगा दौरा आज रात 8:45 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर कदम रखते ही शुरू होगा रक्षा मंत्री का हाई वोल्टेज विजिट। रक्षा मंत्री का पहला पड़ाव 19 अप्रैल सुबह 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, जहां युवाओं में खेल भावना जगाने के लिए ये मंच पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। जहां पर रिहर्सल रक्षा मंत्री के आने से पहले किया गया। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने तैयारियों का जायजा लिया। देखिए, सांसद खेल महाकुंभ का जो कार्यक्रम है कल से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रारंभ हो रहे हैं और 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम के साथ साथ चौक स्टेडियम और गोमती नगर स्टेडियम में इसके आयोजन किया जाएगा। जो इसमें लगभग 2500 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करेंगे और जो बच्चे हमारे जोनल लेवल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करके वहां से जीत के आ रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे हमारे फाइनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, सब जैसे मैंने बताया कि टोटल 8 अलग अलग खेलकूद की प्रतियोगिताएं, 5 टीम इवेंट्स हैं और 3 इंडिविजुअल आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग ट्रैक एंड फील्ड एंड एथलेटिक्स। तो इसमें विनर्स के लिए कैश प्राइज हम लोगों ने रखा है जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के माध्यम से। कल के इवेंट में लगभग 2500 खिलाड़ी जो फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस से आएंगे और उनके साथ साथ अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल से इस पार्टिसिपेशन को, इस प्रतियोगिता को देखने के लिए भी काफी अधिक संख्या में बच्चे यहाँ पे आने की संभावना है। लेकिन राजनाथ सिंह का ये दौरा सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। रक्षा मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी सीधा संवाद करेंगे। 19 अप्रैल को मुन्नू खेड़ा सदरौना रोड पर पश्चिम बंगाल 3 के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। फिर रविवार को IIM रोड के महर्षि डिग्री कॉलेज में उत्तर मंडल 4 के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। राजनाथ सिंह अलीगंज में खास आयोजन करेंगे। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों से भी उनकी मुलाकात होगी।
लखनऊ में राजनाथ सिंह का ये 3 दिन का दौरा सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि विकास, खेल और संगठन की नई कहानी लिखने का मंच है। सांसद खेल महाकुंभ से लेकर कार्यकर्ताओं संग संवाद तक हर कदम पर नजरें टिकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा लखनऊ को एक नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो लखनऊ में खेल महाकुंभ का उद्घाटन राजनाथ सिंह की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए भी नजर आने वाले हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से अगली खबर सामने आई है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों की निगरानी के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम है ईगल मोबाइल। आपको बता दें, इस पहल के तहत क्रिमिनल सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है, जो शहर में आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर के नेतृत्व में ईगल मोबाइल और क्रिमिनल सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। यह टीम शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी और अपराधियों का डोजियर तैयार कर हर हरकत को ट्रैक करेगी। लखनऊ के 51 थानों में 102 पुलिस कर्मियों को इस विशेष टीम में तैनात किया गया है। थाने में एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की जोड़ी होगी, जो अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी और सत्यापन का काम करेगी। ईगल मोबाइल को तेजी और गतिशीलता प्रदान करने के लिए सभी टीम को एक मोटरसाइकिल और एक सरकारी फोन उपलब्ध कराया गया है। ये टीमें घर घर जाकर अपराधियों का सत्यापन करेंगी, उनके ठिकानों की जांच करेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। इस पहल का नोएडा अधिकारी नियुक्त किया गया है, की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। सभी टीम को अपने दैनिक कामों की समीक्षा के लिए डीसीआरबी को डेली रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि अपराधियों की हर गतिविधि पर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नजर रखी जाए। पुलिस का दावा है कि यह पहल न केवल अपराधों को रोकने में कारगर होगी, बल्कि शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगी। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की ईगल मोबाइल पहल शहर में अपराध नियंत्रण की नई उम्मीद लेकर आई है। 102 पुलिसकर्मियों की यह टीम मोटरसाइकिल और तकनीक के साथ अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। सवाल ये है कि क्या पहल अपराधियों में डर पैदा कर पाएगी और लखनऊ को और सुरक्षित बनाएगी। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पहल देखने को मिली है। अगली खबर का रुख करते हैं। संभल से अगली खबर सामने आई है। संभल के सीओ अनुज चौधरी को होली और जुम्मे की नमाज को लेकर के दिए गए बयानों पर पुलिस जांच में क्लीन चिट मिल गई है। आपको बता दें कि एसपी की जांच में कोई साक्ष्य जो है वो नहीं मिल पाया है, जिसके आधार पर अनुज चौधरी को क्लीन चिट दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सीओ अनुज चौधरी के होली और जुम्मे की नमाज को लेकर दिए गए बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और सेवा नियमों से हटकर बयानबाजी का आरोप लगाते हुए यूपी डीजीपी से शिकायत दी थी। 18 अप्रैल को आई जांच रिपोर्ट ने अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी है। एसपी मनोज कुमार अवस्थी की जांच में पाया गया कि सीओ अनुज चौधरी ने 6 मार्च को शांति समिति की बैठक में दोनों समुदायों से होली और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की थी। अनुज चौधरी ने बयान दिया कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रसारित किया, जिससे विवाद खड़ा हुआ। जांच में संभल जिले के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें 2 लोगों ने चौधरी के बयान की पुष्टि की है। रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। आईजी एलआर कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इस मामले में अनुज चौधरी ने कहा कि उनका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना था, न कि किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। संभल सीओ अनुज चौधरी को मिली क्लीन चिट ने विवाद पर संभल सीओ अनुज चौधरी को मिली क्लीन चिट ने विवाद पर विराम लगा दिया है। सवाल ये है कि क्या ऐसी शिकायतें और जांचें भविष्य में पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष सवाल ये है कि क्या ऐसी शिकायतें और जांचें भविष्य में पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष कार्यशैली को प्रभावित करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं अब गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर औरंगजेब की तस्वीर को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म पर बनी इस तस्वीर पर कालिक पोत दी है और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। मामला तूल पकड़ता देख रेलवे प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हंगामा मच गया जब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनी औरंगजेब की तस्वीर पर कालिख पोत दी। ये तस्वीर स्टेशन के सौंदर्यीकरण के तहत बनाई गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसे मुस्लिम आक्रामकता का प्रतीक बताकर विरोध जताया। नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने तस्वीर को कालिख से रंग दिया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू रक्षा दल का कहना है कि औरंगजेब शासक की तस्वीर को सार्वजनिक स्थान पर लगाना हिंदू भावनाओं का अपमान है। कार्यकर्ताओं ने इसे तुरंत हटाने की मांग की और रेलवे प्रशासन पर सवाल उठाए। सूचना मिलते ही गाजियाबाद रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। डीआरएम रुपेश रमन त्रिपाठी ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि तस्वीर स्टेशन के सौंदर्यीकरण का हिस्सा थी और इसका कोई धार्मिक या सांप्रदायिक उद्देश्य नहीं था। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि तस्वीर को लेकर भ्रांतियां दूर की जाएंगी। जानकारी तो नहीं है, बट औरंगजेब की नहीं थी। मुझे तो यही समझ में आ रहा था कि बहादुर शाह जफर की फोटोग्राफ को आप लोगों ने जो 1857 के लड़ाई में काफी अच्छा भागीदारी रही, तो उनके ऊपर आप लोगों ने करके अच्छा नहीं किया। सर, आप जिस तरीके से हिंदू रक्षा दल के लोग यहाँ पर आए काफी संख्या में, उन्होंने कालिख पोती, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं रेलवे स्टेशन की? नहीं, किसी भी चीज का पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करना तो ठीक नहीं है और हम लोग इस पर अगर कोई चीज जानकारी में आते, संज्ञान में आते, उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करते ही करते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर औरंगजेब की तस्वीर को लेकर हुआ हंगामा एक बार फिर सांप्रदायिक संवेदनशीलता और इतिहास की व्याख्या पर सवाल उठाता है। सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन भविष्य में ऐसी विवादास्पद स्थिति से बचने के लिए ठोस कदम उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो औरंगजेब नाम का ये जो तूफान है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर बनी तस्वीर पर भी कालिख पोती गई है और इसको लेकर भी वहां पर प्रदर्शन किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।